प्रिय छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर में राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एशिया का अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। एशिया का अपवाह तंत्र आप मैप में जैसे देखोगे, आर्टिक 5 भागों में अपवाह तंत्र को बांटा गया है। पहला है आर्टिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ, यानी कि आर्टिक महासागर अपवाह तंत्र। दूसरा है प्रशांत महासागर में गिरने वाला अपवाह तंत्र। और तीसरा है हिंद महासागर में गिरने वाला अपवाह तंत्र। चौथा अपना है भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र। और पांचवा जो मध्य में पड़ता है वो है आंतरिक अपवाह तंत्र। अब ये 5 एशिया के अपवाह तंत्र को अच्छी तरह से समझा रखा है 5 भागों में। अपन बात करेंगे आर्टिक महासागर अपवाह तंत्र। पहला, इसमें आप देखिएगा जो आर्टिक महासागर में नदियाँ गिर रही हैं, जो दक्षिण से उत्तर की ओर, अधिकांश नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही हैं, जिनमें अपन देखेंगे तो ओब नदी, येनिसी नदी, लीना नदी, और ये 3 मुख्य नदी हैं। लीना नदी यहाँ की सबसे विश्व की इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। और इसके अलावा अल्दान, इंडिग्रिका, कोलिमा आदि नदियाँ हैं। अब इनका उद्गम क्षेत्र जो मध्य एशिया के पर्वतीय भाग हैं, वो उच्च भूमियाँ हैं, वो क्षेत्रों से ये नदियाँ निकलती हैं और दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई ये नदियाँ आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। आर्कटिक महासागर का जो तटीय क्षेत्र है, ये देखिएगा, ये जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर ये टुंड्रा प्रदेश है और ये ठंडा शीत प्रदेश है, तो यहाँ पे ये नदियाँ जम जाती हैं। इसलिए इसका व्यापारिक महत्व नहीं है। व्यापारिक महत्व इस दृष्टि से नहीं है क्योंकि ये नदियाँ नौगम्य नहीं हैं। पानी जम जाता है तो बंदरगाहें भी नहीं हैं और ये महासागर भी यहाँ पे जमा हुआ होता है। तो काफ़ी कम समय के लिए ये ग्रीष्म ऋतु अल्प समय की होती है यहाँ पे, तो कम समय के लिए यहाँ पे पानी पिघलता है, नहीं तो बर्फ वर्ष भर जमा रहता है। अब देखिएगा आप दूसरा भाग, अब दूसरी पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं तो है प्रशांत महासागर का अपवाह तंत्र। अब प्रशांत महासागर के अपवाह तंत्र में अधिकांश नदियाँ चीन से निकलती हैं और प्रशांत महासागर में गिरती हैं, पश्चिमी प्रशांत महासागर में गिरती हैं। इसमें मुख्य नदियों में हांगो नदी, यांगटी सिक्योंग नदी, ये देखिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये देखिएगा, हांगो नदी, यांगटी सिक्योंग नदी, ये मुख्य नदियां हैं प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र की। अब इसके अलावा मेकोंग नदी भी है और मीनाम नदी भी है, जो इंडो चाइना प्रायद्वीप है वहाँ पे ये बहती है। हांगो नदी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा सेकेंड ईयर में। ये चीन का शोक कहलाती है और इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ लोएस मिट्टी पाई जाती है जो बिल्कुल हाथ में लेते हैं तो अपन जैसे कहते हैं ना कि रुकती नहीं है और सारी मिट्टी अपने हाथ में से निकल जाती है, बिल्कुल इस तरीके की होती है। जो इस लोएस मिट्टी के क्षेत्र में के बहने के कारण ये मिट्टी मृदा को अपने साथ में ले जाती है, जो पीलापन लिए होती है। जब ये नदी पीला सागर में गिरती है तो इसको पीला सागर कहते हैं। अब इसके अलावा ये यांगटी सिक्योंग हांगो नदी और ये मैनाम मिकांग नदी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बसी हुई हैं और इनका डेल्टाई क्षेत्र बहुत उर्वरक है। ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाती हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हो सेकेंड ईयर में।
अब इसके बाद में दो अपवातंत्र हो गए, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। आर्कटिक महासागर अपवातंत्र, प्रशांत महासागरीय अपवातंत्र। अब तीसरा अपना है दक्षिणी एशिया में हिंद महासागरीय अपवातंत्र। हिंद महासागरीय अपवातंत्र में आप देखिएगा भारत की नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये 5 नदियाँ हैं, ये 3 नदियाँ हैं, सॉरी 3 नदियाँ तो ये हो गई, और दजला, फरात नदियाँ ये भी इसी में आ रही हैं, ये फारस की खाड़ी में गिरती हैं। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके अलावा भारत में नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये आदि नदियाँ हैं जो कि हिंद महासागर में गिरती हैं। और मन्यमार्ग में चिंदविन, इरावदी, ये नदियाँ भी मुख्य हैं जहाँ जो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। ये सारी नदियाँ हिंद महासागरीय अपवातंत्र के अंतर्गत आती हैं। अब ये क्षेत्र भी काफ़ी उपजाऊ है, यहाँ अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, जो कि इन नदियों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। अब बात आती है भूमध्य सागरीय अपवातंत्र। अब भूमध्य सागरीय अपवातंत्र में जो भूमध्य सागर में नदियाँ गिरती हैं, अब भूमध्य सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? देखो, टर्की से 2-3 नदियाँ हैं जिनका मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा, भूमध्य सागरीय में छोटी नदी होती हैं, भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियाँ, और सकड़ी बेसिन मुँह के बहने वाली नदियाँ होती हैं। अब इनमें जैसे टर्की में हो गई मंडेरिस नदी और मनीषा नदी, ये 2 नदियाँ टर्की की हैं। और सीरिया में जो ओरेंटेस नदी है, ये सीरिया में बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। ये भूमध्य सागरीय अपवातंत्र हो गया। अब अपन 4 अपवातंत्र पढ़ चुके हैं। पहला हो गया आर्कटिक महासागरीय अपवातंत्र, दूसरा प्रशांत महासागरीय अपवातंत्र, और तीसरा हिंद महासागरीय अपवातंत्र, चौथा भूमध्य सागरीय अपवातंत्र, और एक 5वां अपवातंत्र होता है, वो है आंतरिक अपवातंत्र। अब ये आंतरिक अपवातंत्र एक तरीके से ऐसा होता है जिसका संबंध महासागरों से नहीं होता, जो अंदर या तो रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है या फिर झीलों में गिरती हैं। अब ऐसी नदियाँ आप देखेंगे, अरल सागर मध्य एशिया में पड़ता है, जिसमें सरदरिया और अमू दरिया, ये देखिएगा कैस्पियन सागर के पूर्वी भाग में अरल सागर है, इसमें सरदरिया और अमू दरिया नदियाँ गिरती हैं। तो ये क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र आंतरिक अपवाह क्षेत्र है। अब बालखस झील में आप देखिएगा, इली झील दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई बालखस झील में गिरती है, जो कि आंतरिक अपवातंत्र का उदाहरण है। और अपन भारत में भी खासकर राजस्थान में देखें तो राजस्थान का कुछ भाग ऐसा है जो कि आंतरिक अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे जयपुर में सांबरलेक झील है, उसमें रूपनगढ़, मेंढा, ये 2 नदियां हैं जो सांबरलेक में गिरती हैं। तो ये भी एक आंतरिक अपवाह क्षेत्र का उदाहरण है। और इसके अलावा जैसलमेर में मसूरदी नदी है, ये भी आंतरिक अपवाह क्षेत्र है। और कांतली नदी, और आप देखेंगे साबी नदी जयपुर में बहती है, घग्गर नदी, ये सारी नदियां हैं जो आंतरिक अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब इस तरीके से एशिया का अपवातंत्र को मैंने आपको ये एक शॉर्ट में इस चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की है। अगर आप इस चित्र को देख के कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट मैंने कोशिश करी है कि सारी चीज़ें इसमें डालने की कोशिश करी हैं, जो भी किताबें 2-3 किताबों में से देख के। और अगर जैसे नदियां हैं तो उनकी लोकेशन देखो, कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती हैं, और कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं और कौन सी उपजाऊ क्षेत्र बनाती हैं, और ये सारी नदियां हैं। और एक बार फिर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एशिया का अपवातंत्र में जो भी सागरों में गिरने वाली नदियां हैं वो क्षेत्र 4 अपवातंत्र हो गए। एक तो आर्कटिक महासागर हो गया, उत्तर में पूर्व में प्रशांत महासागर हो गया, दक्षिण में हिंद महासागर हो गया, और पश्चिम में भूमध्य सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हो गई। और इसके अलावा जो आंतरिक भाग में जो नदियाँ सागरों से कनेक्ट नहीं होती, वो आंतरिक अपवातंत्र के अंतर्गत आती है, जो मैंने इस बारे में अभी आपको बताया। धन्यवाद।